हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। 2-3 दिन से आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और आपको पता भी है इस टाइम मौसम बदल रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर चल रहा है। हर कोई आपको आसपास फीवर वाला मिल ही जाएगा, नहीं तो डेंगू तो चल ही रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा डेंगू बुरी तरीके से फैला हुआ है। और जो भी सुनने को मिलती है न्यूज़, वो डेंगू से बहुत ज़्यादा ही बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। इसलिए आप सभी लोग बच के रहिएगा, आप सेफ्टी से रहिएगा। आज जो मैं आपका सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ वो लेकर के आई हूँ हिंदी विषय। हिंदी की एक भी क्लास अभी तक आपकी नहीं हुई है तो शुरुआत कर देते हैं हिंदी का भी। हिंदी में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो दिया गया है संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत आपकी एक तरीके से आप बोल सकते हो ना, जैसे जर्नल हिंदी होती है यानी कि बेसिक चीज़ें, वैसे ही आपकी जर्नल संस्कृत मान लीजिएगा। वहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी संस्कृत की। यानी कि आपको पता ही है कि आपने 2 सेमेस्टर में ऑलरेडी संस्कृत पढ़ी हुई है। कहाँ फर्स्ट सेमेस्टर प्लस थर्ड सेमेस्टर। जितना भी आपने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में ज्ञान लिया हुआ है संस्कृत का, वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ से आपको बता दूँ, मैंने जितने भी आपके डीएलएड प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हुए हैं 4th सेमेस्टर के, उसमें या तो आपसे 2 नंबर में संस्कृत से अनुवाद पूछा गया है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत से, संस्कृत वाक्यों का हिंदी में, या फिर आपसे संस्कृत विषय पर 5 लाइन लिखने को बोल दी गई हैं। नहीं तो ठीक है, ये तो आएंगे ही आएंगे 2 नंबर में। उसके बाद संस्कृत के नाम भी आ जाते हैं कि आपको हिंदी में शब्द दिए जाएंगे, उनकी संस्कृत लिखनी पड़ेगी। जैसे आपको दे दिया गया आम हो गया, बेर हो गया, शेर हो गया, ठीक है, खरगोश हो गया, इनके संस्कृत नाम लिखो। तो खरगोश की संस्कृत शशका लिखनी पड़ेगी, ऐसे बेर की बद्री फलम लिखनी पड़ेगी, आम की आम्रम लिखनी पड़ेगी, या फिर संस्कृत के नामों से हिंदी पूछ ली गई है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आया ही आया है। तो एक चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिए कि आपको ये जो टॉपिक है आपका पूरा लगभग आपको 5 से 6 नंबर या 7-8 नंबर भी दिला सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाकी का आपने अगर नोट्स बनाए हैं अपने खुद के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, तो आपको बस रिवीजन करना है, कुछ करना ही नहीं है। एक बार बस फटाफट से एग्जाम से पहले उन संस्कृत के नामों को देख लेना, ठीक। बाकी मैं यहाँ तो कराऊंगी ही आपको। शुरू करते हैं आपका अनिवार्य संस्कृत का टॉपिक। संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, कुछ भी हम पढ़ेंगे वर्ण से ही शुरुआत करेंगे। वर्ण मिलकर ही शब्द बनाते हैं। तो हम जानेंगे यहाँ से कि जो वर्ण है हमारा, वर्ण क्या है, प्रत्येक भाषा की क्या है, प्रथम इकाई है, ठीक है। इंग्लिश में वो लेटर होते हैं आपके, संस्कृत में वर्ण होंगे, हिंदी में भी वर्ण होंगे, अक्षर बोल देंगे उनको। तो वर्ण है भाषा की प्रथम इकाई। संस्कृत की जो वर्णमाला है वो महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। माहेश्वर सूत्र कौन से हैं? तो जब मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि शिव जी के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली थी, पाणिनि जी ने उनको एक उसमें सूत्रों में लिखा हुआ है और उन सूत्रों में ही पूरी की पूरी संस्कृत की वर्णमाला समाहित है। और वो सूत्र कितने हैं संख्या में? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। यहाँ पर देख लीजिए संस्कृत की वर्णमाला कुछ इस तरीके से आपकी, ये 14 माहेश्वर सूत्र आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला आपका सूत्र है वो है आपका अ इ ऊड़ा, सेकेंड है रील रीका, थर्ड ए ओ अंग, अयोचा, हयवरट, लड़, यमगर्णम, जबई, घरदश, जबगरदश, खफ छठथ चटतव, कपय, शससर, हल। तो ये 14 आपके माहेश्वर सूत्र हैं। ये पूरी की पूरी 14 वर्णमाला, मतलब आपके जितने वर्ण हैं सब इसी में ही आ जाते हैं। बात कर लेते हैं आपके स्वरों की। तो जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहे होंगे 4 जो सूत्र दिख रहे हैं, इसमें आपके सभी स्वर सम्मिलित हैं। बाकी के आपके जो बचे हुए हैं उनमें सबके सब क्या आ जाते हैं? व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे क्या है? व्यंजन है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ से आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो संस्कृत की वर्णमाला है इसमें जो अंतिम आपको वर्ण मिलेंगे ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है, जिनमें जिसमें हलंत लगी होती है उसको हम बोलते हैं इत संज्ञक वर्ण। तो ये सारे के सारे इत संज्ञक वर्ण हैं। इन वर्णों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप काउंट करेंगे कि इसमें जो 14 सूत्र लिखे हैं इसमें कितने वर्णों की संख्या है, तो इनको नहीं गिना जाता। इन हलंतम वर्णों को हम नहीं गिनते हैं, ठीक है। जैसे आपको स्वर काउंट करने तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, ये 5 आपके हैं ह्रस्व स्वर, यहाँ से बन जाएंगे। दीर्घ में आपके ये भी आ जाएंगे और इनके भी दीर्घ काउंट हो जाते हैं। तो जब आप टोटल गिनेंगे तो इस तरीके से गिनेंगे। ये जो हलंतम आपको दिख रहे हैं यानी कि संज्ञक वर्ण दिख रहे हैं, इनको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। एक चीज़ और मैं बता दूँ,
आपकी जो वर्णमाला है इसमें आपके चलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है कि एक पहला वर्ण उठाया और एक उठा लिया हमने लास्ट का, तो आपका ये प्रत्याहार कौन सा बना है? अच प्रत्याहार। ये अच प्रत्याहार जो है अपने अंदर जितने भी वर्ण है, इस अच प्रत्याहार यानी कि पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र के अंदर जितने भी वर्ण आ रहे होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके अच के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि पहले जो 4 सूत्र हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी अच, तो इसको हम अच प्रत्याहार बोलते हैं। अब इसमें वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं तो उन वर्णों को आप देख लीजिएगा। सबसे पहला आ रहा है आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, अ, औ। हलंतम को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, संज्ञा को काउंट नहीं करते। कितने वर्ण आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये वर्ण आए। ये सारे के सारे आप नोट कर पा रहे हैं कि ये सब के सब हैं क्या? स्वर हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो अच प्रत्याहार है इसमें क्या आते हैं? ये सारे के सारे स्वर आते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके हल प्रत्याहार की। हा ये रहा और ला ये रहा, कौन सा प्रत्याहार बना? हल प्रत्याहार। इस हल प्रत्याहार में जब आप देखेंगे तो लास्ट वाले सभी वर्णों को छोड़ दीजिएगा, यानी कि जो इत्संज्ञक वर्ण है इन सभी को काट दीजिए, सब इत्संज्ञक काट दो। और उसके बाद जब आप नोट करेंगे तो देख पाएंगे कि सारे के सारे इसमें क्या आ रहे हैं? व्यंजन वर्ण आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? व्यंजन। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि हल के जो व्यंजन है, व्यंजन के लिए आपका प्रत्याहार है हल प्रत्याहार, और स्वरों के लिए प्रत्याहार कौन सा है? अच प्रत्याहार। क्लियर हो गई यहाँ से बात। कुछ चीज़ें और मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्याहार आपको बता देती हूँ फटाफट से। सबसे पहला तो अच को ध्यान रखना, अच बताता है स्वरों को। इसके बाद आ जाता है आपका हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार बताता है व्यंजन को। किसको बताता है? व्यंजन को। एक प्रत्याहार और है आपका यड़ और एक शल, ये 2 और तैयार कर लीजिए अपना। जो यड़ प्रत्याहार है, या क्या कहाँ पर दिख रहा है? या दिख रहा है यहाँ और यहाँ दिख रहा है। इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो देखिए इसमें कौन कौन से आपके वर्ण आ रहे हैं। एक तो या आया, फिर वा, रा और ला, यानी कि या व रा ला क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो यड़ प्रत्याहार में कौन से व्यंजन आ जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। शल की बात करें तो श कहाँ पर दिख रहा है? श रहा ये और ला रहा ये, तो ये हलंत वाले तो हम हटा देंगे। इसके बाद काउंट करो, देखो कौन कौन से आ रहे हैं। तो श, स, हा, यानी कि चारों कैसे हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। तो शल प्रत्याहार बताता है किसको? ऊष्म व्यंजनों को। ये चारों बस प्रत्याहार ध्यान कर मतलब समझ लीजिएगा, इनसे आपका काम चल जाएगा। बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन घुमा कर के ये पूछा कि स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं तो अच में, व्यंजन किस में आते हैं तो हल में, अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? यड़ प्रत्याहार, ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं तो शल प्रत्याहार। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भाई अच प्रत्याहार में क्या आता है तो स्वर आते हैं, हल प्रत्याहार में क्या आता है तो व्यंजन आते हैं, यड़ प्रत्याहार में क्या आते हैं तो अंतस्थ व्यंजन, और शल प्रत्याहार में क्या आते हैं तो ऊष्म व्यंजन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं संयुक्त अक्षरों की, यानी कि जो छत्रज्ञा हम लोग पढ़ते हैं ना, छत्रज्ञा पढ़ते हैं, वो छत्रज्ञा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। आपने इतने ये सूत्र देखे, कहीं आपको छत्रज्ञा और श्रा देखने को मिले? नहीं मिले। यानी कि संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों का कोई स्थान नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में इनको कहीं भी लिखा नहीं गया। ठीक है, अब आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के हैं। पहला है आपका स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। संस्कृत में स्वरों और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? अगर दोनों को हम टोटल करें, स्वरों और व्यंजनों को मिलाएं, तो स्वर व व्यंजन को मिलाकर के टोटल वर्ण संस्कृत वर्णमाला में है आपके 46। ठीक है, शुरू करते हैं स्वर से। स्वर क्या होता है? तो स्वर के लिए प्रत्याहार तो आपको मैंने जस्ट अभी बता दिया, अच प्रत्याहार है। स्वर कहते किसे हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वो कहलाते हैं स्वर। स्वर की संख्या संस्कृत में है 13, जिसमें आपके 5 हैं ह्रस्व स्वर और 8 हैं आपके कौन से? दीर्घ स्वर। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ वर्णमाला में ये जो लृ है ना आपका, ये हिंदी में स्वर नहीं है, हिंदी में ये स्वर नहीं है। ठीक है, संस्कृत में ही स्वर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? काल व समय के आधार पर स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने चार्ट में लिखा है शॉर्ट में, क्योंकि पहले से पढ़ते हुए आ रहे तो बस एक रिवीजन होना चाहिए आपका। यहाँ पर ह्रस्व स्वर उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लित स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में 3 मात्राओं का समय लगता है। इसीलिए ह्रस्व स्वर को, क्योंकि 1 मात्रा का समय लगा, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एक मात्रिक स्वर।
दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगा, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया द्विमात्रिक स्वर। प्लुत स्वर को उच्चारण करने में 3 मात्राओं का समय लगा, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है त्रिमात्रिक स्वर। बात करते हैं संख्या की, तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 5, दीर्घ स्वरों की संख्या है 8 और इनकी कोई संख्या नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल में, तो ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल देखो, अ, ई, उ, री और री, ये 5 के 5 क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ की बात करें तो आ का दीर्घ आ, ई का ई, उ का उ, फिर ए, ऐ, ओ, औ और साथ साथ री जो आपका है ना, री से ऋषि वाला, इसका भी दीर्घ होता है। जब आप मात्रा लगाओगे, जैसे पृथ्वी में मात्रा किसकी आती है, पृथ्वी जब आप लिखते हैं तो मात्रा किसकी लगती है, री की लगती है। यहाँ भी री की डबल मात्रा हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से लगेगी। किसी वर्ड में अगर लगाएंगे तो कैसे लगेगी, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जैसे का है, का में अगर हम री की मात्रा लगाएंगे यानी कि इस वाले री की, तो ये बनेगा, और जब इसकी लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है, नीचे डबल हो जाएगी आपकी। तो ये 8 है। री जो है आपका, री का दीर्घ नहीं होता, जो री है ना, इसका कोई दीर्घ स्वर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। एक बार पूछा गया है यूपी टेट में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, वहाँ ऑप्शन में आपका री दिया गया था, ये ऐ, ओ, ये सब दिए थे और री दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर प्लित की बात करें तो प्लित का मतलब है ओम, मतलब कि बहुत टाइम तक बोलना है, इसको बोलने में समय लगता है। जब हम ओम को बोलते हैं तो ओम बहुत लंबा जाता है, खिंचता है ये, ठीक है। तो ये जो आपका अवग्रह इसमें आ रहे हैं, यही क्या है, आपके प्लुत स्वर। आगे आते हैं व्यंजन, तो व्यंजन के लिए प्रत्याहार आपका कौन सा है, तो अभी बताया था हल प्रत्याहार होता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले या स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। संस्कृत में आपके 33 हैं व्यंजन, कौन कौन से हैं, तो व्यंजन के 3 भेद हैं आपके, कौन से, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी है, 4। तो इन सब का टोटल मिला के बन जाते हैं कुल हमारे व्यंजन 33, ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन जो है वो ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ हमारे मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती रहती है, तो उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी कि जब हमने इनको बोला तो हमारी जिह्वा है, जो जीभ है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को टच करेगी, चाहे वो मूर्धा को करे चाहे दंत को करे, कहीं ना कहीं टच कर रही है, तो वो है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। आपने हिंदी में 5 वर्ग पढ़े होंगे, कौन कौन से वर्ग, पहला है का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और पांचवा पा वर्ग। इन पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ च छ ज झ, इस तरीके से आते हैं ना 5-5 वर्ण। ये 5-5 वर्ण जब सब मिल जाएंगे तो कितने बनेंगे, 5-5 10, 5 15, 5 20, 5 25। तो इस हिसाब से आपके 25 वर्ण हैं टोटल, क्या, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने, टोटल 25 हो जाते हैं। यहाँ से, यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा है, आप चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं आराम से, इस तरीके से क ख ग घ, इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयव को स्पर्श नहीं करती है, वो कहलाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये हो जाएंगे आपके य व र ल, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों का स्वर क्या है और संस्कृत वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों का स्वर क्या है। तो फटाफट से एक बार कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या, इनका जो रहेगा सीक्वेंस वो क्या रहेगा और संस्कृत में क्या है। देखो संस्कृत में सीक्वेंस तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ये रहा य व र ला, दिख रहा है ना। तो संस्कृत में सीक्वेंस क्या है, य व र ला, और हिंदी में आपका चलता है य र ला वा, ठीक है, रा आगे पीछे हो जाता है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पर, फटाफट से आइए। ऊष्म व्यंजन, हाँ, तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन शब्द हैं जिनका शब्द कह रही हूँ, ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती हो। जब रगड़ खाएगी तो क्या होगी भाई, गर्म हो जाएगी, इसी वजह से इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। इसमें क्या है, श स स ह, 4 हैं ये। इनका भी सीक्वेंस पूछा जाता है कि हिंदी और
संस्कृत में क्या है, तो इनका सीक्वेंस सेम ही चलता है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहले शलजम खाया, शलजम जब ज़्यादा खा लिया तो क्या हो गया, पेट फट गया, और जब पेट फटा तो जब चले होंगे तो कहाँ गिर गए, सड़क पर गिर गए, और फिर तो मुंह से क्या निकली, हाय राम। ठीक है, तो श स सह, इन तीनों श का बस क्रम याद रखना है। हाँ तो याद पता ही है कि श स सह चलता है, इन तीन का क्रम याद रखना। सलजम खाया, फिर पेट फट गया, और कहाँ गिर गए, सड़क पर गिर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ना ये स्वर हैं और ना व्यंजन है। कौन सा अयोगवाह, तो अनुस्वार है आपका, और विसर्ग है, अंग और आहा। अनुस्वार और अनुनासिक भी पूछा जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को या अक्षर को ही हम बोलते हैं संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। जैसे का और शा मिलकर के बन जाता है छ, ठीक है, छ त्र ज्ञा वाला छा बन जाएगा। ता और रा मिलकर के त्रा, जा और या मिलकर के ज्ञा, और शा और रा मिलकर के श्रा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखनी है कि ये जो आपके फर्स्ट वाला जो वर्ण होगा ये हमेशा कैसा रहेगा, हलंत में रहेगा, और जो पीछे वाला है वो हलंत में है या नहीं रहेगा ये आपको ये बता देंगे। अगर इनके बाद हलंत लगी हुई मिल रही है तो फिर ये भी हलंत में होगा, और इनके बाद हलंत लगी हुई नहीं मिल रही है तो ये हलंत में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छत्र ज्ञा है इसमें किसी पर भी हलंत लगी हुई नहीं है, तो यहाँ पर श रा या और रा में हलंत लगी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस संयुक्त व्यंजन आप समझ गए होंगे। यहाँ से कुछ अब बेसिक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ फटाफट से, कि माहेश्वर सूत्र का जो 5वां सूत्र है उसके वर्णों को लिख करके दिखाइए, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके बाद शल प्रत्याहार जो है उसमें कौन से व्यंजन आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन के लिए कौन सा प्रत्याहार है, अंतःस्थ व्यंजन के लिए कौन सा प्रत्याहार है, ये आपको लिखना है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी है। दीर्घ स्वरों की संख्या और साथ साथ कौन से जो दीर्घ स्वर हैं उन दोनों को ही टाइप करना है आपको, यानी कि क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ठीक है, आज इतना ही रखूंगी, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपका जो बाकी का रहेगा अनुस्वार और अनुनासिक जो बेसिक चीज़ें हैं उनको मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी जो भी चीज़ें रहेंगी अपडेट वगैरह आपको मिलती रहेगी वहाँ से। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहा करिए, और सबसे बड़ी बात इस टाइम अपना ख्याल रखिएगा, जितना हो सके बीमारियों से बच के रहिएगा। मौसम जब बदलता है उस टाइम बहुत ज़्यादा ये सर्दी खांसी जुकाम और फीवर चलता रहता है, तो जितना हो सके अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।